पिताजी, पिताजी, कौन है? कौन है? थैंक यू। क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। कुणाल ने त्यागी परिवार को बम से उड़ा दिया। मैं जा रहा हूं उससे मिलने। क्या तीनों मर गए? मिस्टर एंड मिसेस त्यागी का देहांत हो चुका है। निर्मल त्यागी आईसीयू में अपनी जान के लिए लड़ रहा है। मना किया था मैंने तुमको, सावधान किया था कि ऐसा कोई कदम मत उठाना। अब जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। सर, आपको लगता है मैंने मारा उनको? पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थी, बम तुम्हारे बैग में था। क्या सोचूं मैं? सर, मैंने गोली चलाई लेकिन उससे कोई मरा नहीं। वो बॉम्ब मैंने नहीं रखा उनके घर। मैं अपनी स्वर्गवासी बहन की कसम खाता हूं सर, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने नहीं किया तो वरुण, शायद ये कुणाल के बैग के चिथड़े हैं जिसमें वो बॉम्ब लेकर आया था, और उसी बॉम्ब के धमाके से मंत्री त्यागी जी और उनकी पत्नी की जान गई। दादी, त्यागी जी सुपारी खाते थे? नहीं, कुणाल की झड़प मंत्री जी की सिक्योरिटी के साथ यहां हुई। उसके हाथ में गन थी और उसी गन से एक गोली चली जो इस खिड़की के बाहर खड़े निर्मल के गले में लगी। हो सकता है गोली बाहर से चली। नहीं हो सकता, वो कुणाल ने ही मंत्री जी के परिवार को मारा है। चल बाहर चल के देखते हैं। बिक गया है पूरा सिस्टम। जब आपका ये कानून मेरी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया तो मुझे आपके इस कानून से कोई उम्मीद नहीं। मेरी बहन की तरह मुझे भी इन बड़े लोगों का शिकार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुणाल, इस देश की कानून पर भरोसा रखो। कैसा कानून सर? दीदी का केस तो हम हार चुके। लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। मानता हूं कि तुम्हारा केस तुम्हारी बहन के केस से अलग है, लेकिन तुम्हें न्याय दिलाकर तुम्हारी बहन पर किया गया अन्याय है, उसका हिसाब ले सकते हैं। अंदर कुणाल की गन से गोली चली जो बाहर आकर निर्मल को लगी, तो एंगल तो बिल्कुल सही बैठता है। दवेद, एंगल तो ये भी सही बैठता है। वो देखो दवेद, गोली के निशान। लगता है किसी ने एक गोली इस पेड़ से निकाल ली है। यानी कि 2 गोलियां चली थी, एक जो निर्मल त्यागी को लगी और दूसरी इस पेड़ में आकर लगी। कुणाल की गन से तो सिर्फ एक गोली चली थी, तो फिर क्या एक और गन थी? नहीं वरुण, गन भी एक थी और गोली भी एक ही थी। वैसे भी जब तक तुम दूसरी गोली नहीं ढूंढ लेते तुम कुछ नहीं कर सकते। तब निर्मल की कंडीशन कैसी है? कोमा में, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, चल। हेलो सर, नमस्ते सर। सर मैं आज आ जाऊं सर? कैसी तबीयत है सिस्टर अब इनकी? कल रात से काफी इम्प्रूवमेंट है एंड डॉक्टर्स आर स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। ओह, बैड न्यूज, आई मीन गुड न्यूज। डॉक्टर, डॉक्टर,
Patient is responding. क्यों? कैसा लग रहा है किसी और के जुल्म का शिकार होना? मिली ना तुम्हें अपने किए की सजा? तू जान गया मुझसे। रुक रुक, तू जान गया मुझसे। किसे? जिसने गोली मारी मुझे, मैं पहचानता हूँ। नर्स, कॉल द पुलिस। मिस्टर त्यागी शायद अपने हमलावर को पहचान सकते हैं। योर ऑनर, 3 नवंबर को इसी अदालत में सबके सामने त्यागी परिवार को मारने की धमकी दी थी कुणाल श्रीवास्तव ने। छोड़ूंगा नहीं, तुम तीनों को याद रखना, मार डालूंगा सबको। और अपनी इस धमकी को वास्तव में बदलने के लिए 4 नवंबर की रात यानी कि अगले दिन रात को वो त्यागी परिवार के बंगले में घुसे इस बंदूक को लेकर और इस बैग, सॉरी योर ऑनर, बैग तो रहा नहीं है, चिथड़े चिथड़े हो गए, लेकिन ये जब बैग था तब उस बैग में बॉम्ब लेकर कुणाल ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के कथन के अनुसार ये 4 नवंबर की रात को वहां गए थे गन लेकर। ये बैग भी उनका है, लेकिन पहली गोली चलाने के बाद सिक्योरिटी ने धर लिया था। इस बैग में बम कैसे आया, विस्फोट कैसे हुआ, इसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि इनके बैग में बम प्लांट किया गया था। कुणाल जी, वो बॉम्ब आपकी बैग में आया कहां से? जादू से? मैं मानता हूं कि मैं त्यागी परिवार को खत्म करने गया था, लेकिन मैं कुछ करता इससे पहले पकड़ा गया। और रहा सवाल बॉम्ब का, तो हो सकता है शायद किसी ने मेरे... एक मिनट, रेणुका जी, निर्मल की पहली वाइफ, वो उस रात मेरे घर आई थी मेरे निकलने से पहले। तुम यहां क्या करने आई हो बिकाऊ औरत? मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बोलो क्या कहना है? मैं मजबूर थी। तुम नहीं जानते हो कि त्यागी की पहुंच कहां तक है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी थी। सिर्फ इसीलिए अदालत में मैंने तुम्हारी बहन के खिलाफ झूठ। कुणाल प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? एक तुम ही थी जो उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती थी, लेकिन तुमने... मैं मजबूर थी, पर अब तुम उन्हें मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। खत्म कर दो उन्हें, खत्म कर दो उन्हें। आपका ये कहना है कि रेणुका जी ने आपकी बैग में वो बॉम्ब रखा? हो सकता है। हो सकता है, यकीन से नहीं कह रहे हैं आप। अच्छा चलो इतना बता दो कि क्या आपने रेणुका जी को आपकी बैग को छूते हुए देखा था? नहीं। क्या आपने आपकी बैग रेणुका जी के साथ कुछ समय के लिए अकेली छोड़ी थी? तो फिर कैसे मुमकिन है, क्यों आप रेणुका जी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा? अच्छा, रेणुका जी नहीं तो आत्माराम जी, जनमोर्चा पार्टी के। हाँ, कैसे? जब मैं अपनी दोस्त की गाड़ी से त्यागी परिवार के घर की ओर जा रहा था तो अचानक आत्माराम जी की गाड़ी आई और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तब वो बैग गाड़ी के अंदर ही था। तो ये क्यों बुलाया? उस कमीने त्यागी की वजह से बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ बेटा। काम की बात बोलिए। तुम्हें राजनीति में लाना, भले ही त्यागी तुम्हारे खिलाफ केस जीत गया हो, पर सारी जनता की सहानुभूति तुम्हारे और तुम्हारे स्वर्गवासी बहन के प्रति है। इसीलिए यही सही मौका है कि सहानुभूति का फायदा उठाओ बेटा। पॉलिटिक्स में आ जाओ, हमारे जनमोर्चा पार्टी में, और उस कमीने त्यागी को हार की धूल चटाओ। त्यागी को काटने का लोहा है मेरे पास, इसीलिए मुझे आपके सियासी खेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूं।
ना बोल दिया, आत्माराम सातोस्कर को ना बोल दिया। इलेक्शन के टिकट के लिए तो लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये साला कल का छोकरा मरेगा बेचारा। चलो ड्राइवर। अरे बेटा, तुझे लगता है कि वो बम तेरी बैग में मैंने रखा था? हाँ, इसकी संभावना तो है आत्माराम जी। अब देखिए ना, वो बैग कुणाल की गाड़ी में बिना किसी निगरानी के पड़ा हुआ था। गाड़ी की खिड़की भी खुली हुई थी। हो सकता है कि जिस समय में आपने कुणाल को बातों में उलझाए रखा, उसी समय में आपके किसी आदमी ने वो बम बैग में डाल दिया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एक भिखारी बादशाह भी बन सकता है। ये केस में जीत भी सकता हूँ, जो जीतने वाला हूँ केवल 10 मिनट में। खैर वो सब बात छोड़िए, जो बात अभी आप बता रहे हैं उस बात को साबित कैसे करेंगे पाठक साहब? जसवाल साहब, इस समय केवल अनुमान लगा सकता हूँ, दुर्भाग्यवश साबित नहीं कर सकता। तो एक और मुद्दे पे आपसे एक प्रश्न करना था। सुपारी खाते हैं आप आत्माराम जी? जी हाँ। यही सुपारी खाते हैं आप? ऐसी सुपारी तो लाखों लोग खाते हैं। हाँ, ऐसी सुपारी लाखों लोग खाते हैं, किंतु उन लाखों लोगों की उंगलियों के निशान इस पर नहीं, आपकी उंगलियों के निशान है इस पर। और ये पाउच पुलिस ने त्यागी साहब के घर से उनकी हत्या के पश्चात बरामद किया। क्या आप बता सकते हैं कि ये पाउच वहां पहुंचा कैसे? मुझे नहीं पता। मैं तो आखिरी बार त्यागी की बहू की शोक सभा में गया था, और वहां जेब से रुमाल निकालते वक्त ये पाउच गिर गया होगा। लेकिन इससे साबित क्या होता है? आत्माराम जी, संदेह को विश्वास में बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा सबूत ही काफी होता है। हो सकता है इसके द्वारा मैं ये साबित कर दूं कि आप त्यागी साहब की जान लेना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, जिस कारण आपने कुणाल के बैग में वो बम रखवाया। सर, ये नहीं तो एक आदमी और हो सकता है। सर, जब मैं त्यागी के बंगले की कुछ दूरी पर था तो अचानक एक गाड़ी मेरी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। जब गुस्से से मैं उस गाड़ी को पकड़ने गया तो गाड़ी वो रिवर्स लेकर जा चुकी थी, और जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो वहां से एक आदमी को दूर भागते हुए देखा। हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा पाठक साहब। That is the point। ये मुद्दा है। ये हुई ना बात। अगर ये बात साबित कर दी आपने कि वो बंदा जो आपने देखा जो भागते हुए गया उसी ने बॉम्ब रखा है, तो बस आप सही साबित हो जाएंगे, पाठक साहब भी सही साबित हो जाएंगे, और मैं उल्लू साबित हो जाऊंगा। कुछ सवाल के जवाब देने। बस आपको ये बताइए कि जो गाड़ी टकराई थी आपकी गाड़ी से, गाड़ी का नंबर वगैरह को देखा आपने? जी नहीं। अच्छा, वो जो इंसान जो भागा उसका नाम पता कुछ? कहाँ से पता होगा आपको, अनजान आदमी था। खैर हुलिया देखा, चेहरा तो देखा होगा आपने? मैं नहीं देख पाया। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं आप, जबकि हकीकत ये है कि आपने वो बॉम्ब खरीदा था, आपने वो बॉम्ब आपकी बैग में रखा, और उसी बॉम्ब से आपने त्यागी परिवार को उड़ा डाला, मार डाला। नहीं, निर्मल त्यागी पर गोली भी आप ही ने चलाई। मिस्टर जायसवाल, कुणाल के गन से जो गोली चली थी वो जाकर के पेड़ में धंस गई। एंगल और ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा एंगल और कैसी ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं आप? अब मैं जो बताने वाला हूँ ना पाठक साहब, ट्रेजेडी होने वाली है आपके स्मोक किल की लाइफ में। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट का कहना है कि जो गोली निर्मल के गले में पाई गई वो इस गन से चलाई गई थी, और ये गन पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो चलो उस इंसान को मैं यहाँ बुला देता हूँ जिसके पास से आपने खरीदी थी ये गन। मुरुगन गन वाला। जी साहब, ये तो वही गन है जो मैंने इस आदमी को बेची थी 3 लाख। हाँ, मैं मानता हूं मैंने गन खरीदी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। कुणाल जी, मेरी बातें अब तक खत्म नहीं हुई, और मेरी बातों को काटे ही मुझे पसंद नहीं है, सो प्लीज माइंड इट। मुरुगन जी, ये बताइए कि इस गन के अलावा और कुछ भी खरीदा था इसके साथ साथ कुणाल जी ने? जी साहब, एक छोटा सा RDX ब्लॉक।
तुमसे बॉम्ब कब खरीदा? ये झूठ बोल रहा है। झूठा ये नहीं, झूठे आप हैं। आप ही ने वो बॉम्ब खरीदा था और आप ही ने त्यागी परिवार को मारा है उस बॉम्ब से। जी साहब, जिस स्केल में धमाका हुआ वही बम था। क्या गुस्से में था ये आदमी, आंखों में खून उतर आया था। सोचा डील कैंसिल कर दूं, पर क्या करूं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। करेक्ट पाठक साहब। तो साबित हो चुका है कि कुणाल ने ना ही सिर्फ वो गन खरीदी पर बॉम्ब भी खरीदा था और उसी से उसने त्यागी परिवार की हत्या की। अभी कोई शक है आपको? एक शंका है योर ऑनर, जो साबित कर सकती है कि ये सब कुणाल को फंसाने के लिए किया गया है, जो सिद्ध कर सकती है कि अदालत में मंत्री त्यागी को जो धमकी कुणाल ने दी थी उसका लाभ उठाकर किसी ने ये हत्याएं की है। और वो शंका क्या है? स्वयं निर्मल त्यागी, और उन्होंने जो इस समय नेप्ट्यून हॉस्पिटल में कोमा में है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन्हें ज्ञात है कि उन पर गोली किसने चलाई। संभवतः उन्हें जल्दी होश आ जाएगा और वो हमें बता देंगे कि असल हत्यारा कौन है और हम इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। इस केस की अगली सुनवाई मिस्टर निर्मल त्यागी के होश में आने के बाद होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। अर्जन क्या जज साहब, सुना दीजिए फैसला मेरे खिलाफ, जिस तरह मेरी दीदी के खिलाफ सुनाया था आपने। मिस्टर कुणाल, उस केस के परिणाम का इस केस की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। आपकी बहन की मानसिक स्थिति का आपके कर्मों से क्या लेना देना। सो प्लीज कीप क्वाइट। रुक जा, रुक जा, रुक जा सामने। बेटी, निर्मल बेटी, क्या हुआ बेटे? हाँ गुरुजी, पुलिस को बुला। जिसने मेरा गोली मारी मैंने उसे देखा। किसने गोली चलाई तुम पर, मुझे बताओ। पहले बहन का केस हारे और अब हारे नहीं है, बस न्याय मिलने में विलंब हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि त्यागी परिवार के अत्याचार के कारण ही अर्चना त्यागी ने आत्महत्या की, और कुणाल उस दिन अपने बैग में बॉम्ब लेकर गया ही नहीं था। उसके बैग में बॉम्ब तब डाला गया जब पीछे से उसकी गाड़ी को ठोकर लगाई गई। सर, उस आदमी को कैसे ढूंढे? ना गाड़ी का नंबर पता है और ना उसका कोई पता है। और एक और बात सर, उस गन डीलर मुरुगन ने ये क्यों कहा कि कुणाल ने गन के साथ वो बॉम्ब भी खरीदा था? क्योंकि अर्चना त्यागी के केस की तरह इस केस में भी हर गवाह पैसा लेकर बिक गया है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को साथ लाकर संपूर्ण चित्र बनाना होगा। निर्मल, कैसे हो तुम पर गोली किसने चलाई? निर्मल जी, आप जो कह रहे हैं वो सच है ना? आर यू श्योर? जी, मेरा गोली इसी ने मारी थी। मैं गुरुजी को छोड़ के बंगले की तरफ लौट रहा था। इतने मैं खिड़की से देखा यूडोरा स्वामी और सिक्योरिटी गार्ड लड़ रहा था, और इससे पहले मैं कुछ कर पाता, गोली चल गई और मेरी गर्दन में लग गई। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद के बॉम्ब ब्लास्ट का मुझे कुछ नहीं पता। पाठक साहब, अब तो तय की तय तक पहुंच गए। अब कितना गिरेंगे और आप? I mean, कितना गिराएंगे आप केस को? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर पाठक, अब भी आपको इस लड़के की सफाई में कुछ कहना है? मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके कहे अनुसार पहले गोली आप पर चली, आप बेहोश हुए, उसके बाद धमाका हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यानी कि जब धमाका हुआ आप खड़े हुए। पाठक साहब, वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो गिर ही गए होंगे। गिर गए थे आप? पेट के बल गिरे थे या पीठ के बल गिरे? पेट के बल गिरा हुआ था जी। पेट के बल गिरे थे आप बरामदे की घास पर, और घास उस रात को गीली थी क्योंकि वर्षा हुई थी तब। जी पक्का, गोली मेरे यहाँ लगी थी।
और फिर मैं गीली घास पे यूं पेट के बल जा पड़ा था। आप पाठक साहब क्या कर रहे हैं आप? पहले केस को नीचे गिराया, अब इनके नीचे गिरने की चर्चाएं कर रहे हैं आप। क्या गिरना गिराना लगा रखा है? ये शर्ट आपकी है? उस रात को आपने यही शर्ट पहनी थी? हाँ जी बिल्कुल, इस पे मेरे खून के धब्बे भी लगे हुए। मिस्टर त्यागी, आपके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है और उस पर राख भी लगी हुई है। गलती होगी। एक्चुअली इस शर्ट को लॉन्ड्री में भेज देना चाहिए था। जब धमाका हुआ तो अपने ही कथन के अनुसार मिस्टर निर्मल त्यागी गीली घास पर पेट के बल लेटे हुए थे। इसके अनुसार तो इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा सुरक्षित था, किंतु ऐसा नहीं है। इनके शर्ट का सामने वाला हिस्सा जला हुआ है, उस पर राख लगी हुई है। इतना ही नहीं, इनके हाथों पर भी जलन के निशान है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब धमाका हुआ, मिस्टर निर्मल त्यागी यूं अपने बंगले के सामने खड़े हुए थे। जिसका अर्थ यह हुआ कि गोली उन पर चली धमाका होने के बाद, जिसका अर्थ यह हुआ कि धमाका होने तक वो बेहोश नहीं थे। अब जिस समय धमाका हुआ उस समय मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव, मिस्टर दुरई स्वामी और सिक्योरिटी की गिरफ्त में थे। इनके हाथों से बंदूक भी छीन ली गई थी और वो बंदूक मिस्टर दुरई स्वामी के हाथों में थी। तो कब कुणाल श्रीवास्तव ने इन पर गोली चलाई? कब चलाई आप पर गोली? बोलिए, कब चलाई गोली? अब वकील साहब, हम कोई झूठ तो बोल ही रहे। अब जब मेरे यहाँ गोली लगी तो हो सकता है मैं पीठ के बल गिर गया हूँ, इसलिए आगे से कमीज जल गई। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर। क्या होता है कि जब ऐसे गोली लगती है और इंसान बेहोश हो जाता है तो अपने होश खो देता है। आई मीन तो उसको पता नहीं चलता है कि वो पेट के बल गिरा या पीठ के बल गिरा। तो वो पॉसिबल इट्स पॉसिबल। नो मिस्टर जायसवाल, इस केस में निर्मल त्यागी की गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक इस कोर्ट को उनके बयान पर पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई फैसला नहीं दे सकती। निर्मल का झूठ आपने कमाल का पकड़ा सर। अब तो जज को भी डाउट है कि निर्मल कुणाल को बेवजह फंसा रहा है। हाँ, बेवजह फंसा रहा है और ऐसा करके असल हत्यारे को बचा रहा है। प्रश्न में उठता है कि कोई अपने माता पिता के हत्यारे की ढाल क्यों बनना चाहेगा? वैसे एक बार बढ़ा आज का तुम्हें, शायद यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। लोकसंघ पार्टी ने विभाशंकर त्यागी के जाने के बाद निर्मल त्यागी को अपना अगला उम्मीदवार घोषित किया है। राजनीति ही एक ऐसा खेल है जहां नुकसान से भी फायदा हो सकता है। सर फिर तो निर्मल जीत जाएगा सिंपैथी वोट्स की वजह से। बैड न्यूज फॉर आत्माराम एंड पार्टी, बैड न्यूज फॉर द कंट्री। ये एक और नई मुसीबत। अब निर्मल त्यागी चुनाव लड़ेगा मेरे सामने, वो भी व्हील चेयर पे बैठ के। मेरे सारे के सारे वोट वो खा जाएगा। डोंट वरी सर, बी हैप्पी सर। मैं तो अब आपके साइड में हूं ना सर, और त्यागी फैमिली की सारा सीक्रेट मेरे को मालूम है। सीक्रेट पता होने से क्या होता है? तो ही तरीका निकालो उस निर्मल त्यागी का टेंशन दूर करने का, नहीं तो मेरा सपना खुशी का सपना ही रह जाएगा। सर तरीका तो है सर, बट आप ऑर्डर करें तो। गुरुजी, आपने निर्मल त्यागी को ही क्यों चुना? देखो भैया, बात यह है कि राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस, जहां बाप की गद्दी पर बेटा ही बैठता है। और रही बात निर्मल की, तो वो अपने पिता की तरह भ्रष्ट और घमंडी नहीं है। हमको बहुत मानता है और हम भी समझते हैं कि
हम उसे नियंत्रण में रख पाएंगे। बस एक ही बात का डर है, कहीं निर्मल को कुछ हो ना जाए। कहे से स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने तो तुम्हारे पिता के कहने पर अदालत में झूठ बोला निर्मल, पर तुम्हारे झूठ का क्या कारण था? किससे डर गए निर्मल? क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, तुमने अर्चना को भी कुछ नहीं समझा। तुम इतने गए गुजरे हो निर्मल कि तुम अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते और अपने कातिल को शह दे रहे हो। अब तो अपने जमीर को जगाओ निर्मल, इतना कुछ हो गया। अब तो अपनी आत्मा को झंझोड़ो, नहीं तो आज के बाद कभी अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि उस दिन मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था। वेरी गुड निर्मल। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं वरुण को भेजता हूँ तुम्हारे पास। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हट 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 हट, रुक! निर्मल त्यागी को नहीं मारा सर, बिलीव मी सर। दोराई स्वामी, आपको वहां से रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा गया है। आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा। वो सिरिंज पोटासियम साइनाइड की जिससे निर्मल त्यागी की हत्या की गई, उस पर आपकी उंगली का निशान है। आप कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं मारा। सर मैं वहाँ नहीं था सर, और वो उंगलियों का निशान मेरे नहीं है सर, बिलीव मी सर। मैंने निर्मल त्यागी को नहीं मारा। वेयर इज माय लॉयर? आई वांट माय लॉयर। स्वामी जी, मैं IM जायसवाल आपका लॉयर हूं और आप एक नंबर के लायर हैं। सच को झुठला क्यों रहे हैं आप? I'm with you on this. सच को तो झुटलाएंगे आप नेता जो ठहरे। बहरहाल आपसे तो इस देश का कानून निपटेगा। अगर आप चाहते हैं कि कानून नर्मदगी दिखाए आपको, तो बता दीजिए किसने भेजा था आपको वहां त्यागी साहब की जान लेने? वो सर वो आत्माराम सातोस्कर ने। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं भेजा। मैं इसे क्यों भेजूंगा? ये तो खुद त्यागी परिवार के लिए काम करता है, ना कि मेरी पार्टी के लिए। लायर क्या बात करता है? लायर हम लायर। आत्माराम जी, इस दस्तावेज के अनुसार दोराई स्वामी जी अब त्यागी साहब के पार्टी के लिए नहीं, आपके पार्टी के लिए काम करिए। देखिए आपके हस्ताक्षर। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये आपके हस्ताक्षर नहीं है? अच्छा, मेरे ही हस्ताक्षर है। हाँ, हस्ताक्षर आप ही के हैं। आप ही ने मरवाया है निर्मल त्यागी जी को, आप ही ने मरवाया है विभाशंकर त्यागी जी को। नहीं, मैंने निर्मल को नहीं मरवाया, ना ही विभाशंकर त्यागी को बम से उड़ाया। आप नहीं मानने वाले? मैं इस देश के नमक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने विभाशंकर त्यागी को नहीं मारा। क्यों मट्टी पलित कर रहे हैं इस देश की नमक को? वैसे भी अगले गवाह की गवाही से स्पष्ट हो जाएगा कि अब नमक हलाल है या नमक हराम। जी साहब, झूठ बोला था मैं पिछली बार। कुणाल श्रीवास्तव ने मुझसे गन खरीदी थी, बम नहीं। बम किसने खरीदा था आपके पास से? उसी ने जिसने मुझसे कहा कि कुणाल को फंसाओ, आत्माराम जी ने। झूठे! मैं तो तुझे जिंदगी भर के लिए हवालात में सड़ा दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। सर ये लोग मुझे फंसा रहे। मैंने सिर्फ निर्मल को मारा।
विभाशंकर त्यागी को मैंने नहीं मारा, वो बम मैंने नहीं रखा था। झूठ मत बोलिए आत्माराम जी, अपना गुनाह कबूल करिए। वही तो कर रहा हूँ। मैंने निर्मल को इसलिए मारा ताकि वो इलेक्शन में मेरे सामने खड़ा ना हो सके। तो उसके पापा को मैंने नहीं मारा। योर ऑनर, एक बार फिर मैं मुरुगन को डॉक में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मुरुगन जी, आपने किस दिनांक पर आत्माराम जी को वो बम बेचा था? उसी दिन जिस दिन कुणाल ने मुझसे गन खरीदी थी, 4 नवंबर को। तो स्पष्ट है कि उस दिन आपकी आत्माराम जी से फोन पर वार्तालाप हुई होगी। नहीं, डायरेक्टली नहीं। हाँ, पर उनके किसी एक आदमी से मैंने बात की थी जिसने बम खरीदा था कुणाल को फंसाने के लिए। देखिए, इस फोन रिकॉर्ड्स में वो नंबर है या नहीं? ये वाला 998426792121। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्ट में उपस्थित हर व्यक्ति को आदेश दें कि वो अपना मोबाइल फोन ऑन करके सामने रखें, और मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। यादव जी, आइए पधारिए। हाँ, तो मिस्टर यादव, 4 नवंबर को बम प्राप्त करने के विषय में आपकी मुरुगन से वार्तालाप हुई। बम प्राप्त करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने सीनियर से, अपने लीडर से, अपने राजनीतिक बाप से बात अवश्य की हो। जरा आप अपना फोन देंगे मुझे? 4 नवंबर के कॉल रिकॉर्ड। अच्छा, सरजी, ये सरजी कौन है? सरजी, एक बार फिर से अदालत से निवेदन करता हूं कि आप आदेश दें कि हर व्यक्ति अपना मोबाइल फोन ऑन स्थिति में सामने रखे। प्लीज एवरीवन डू इट। और मैं इन सरजी साहब को फोन लगाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। जी गवर्नर साहब, नमस्कार। जी हाँ, मैं अभी उपस्थित हो रहा हूँ। जी हाँ। ओ माथुर साहब, कहाँ चले? रुकिए, अभी भी कार्रवाई जारी है। बेटे, मुझे बिठालने की ना तुम्हारी उम्र है और ना औकात। जज साहिबा, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं गवर्नर साहब के यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा सकूं। बैठ जाइए मिस्टर माथुर, ये अदालत का हुक्म है। माथुर साहब, गवर्नर साहब को हम इत्तला कर देंगे कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। आइए जरा कटघरे में। मुरुगन आत्माराम के लिए नहीं, मेरे लिए काम करता है, और मैंने ही उसे पैसे देकर पहले कुणाल को फंसवाया, फिर आत्माराम को। मुरुगन ने जब कुणाल को गन बेची तो उसे उसके इरादे का अंदाजा हो गया था, और चूंकि वो उसे पहचानता था, इसलिए उसने मेरे आदमी को फोन किया। तो मेरे आदमी ने मुझे बताया कि कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए निकलने वाला है उसी रात। अद्भुत बात है माथुर साहब की ये जानकारी प्राप्त होने के बाद भी आपने विभाशंकर त्यागी साहब को आगाह नहीं किया। शिष्य थे आपके, नहीं? शिष्य? ऐसा शिष्य जो अपने आप को गुरु का गुरु समझने लगा था। विभाशंकर की काली करतूतों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि वो आने वाला चुनाव अवश्य हारेगा। इसलिए मैंने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा। मुझे पूरा विश्वास था कि केवल एक पिस्तौल के बल पर कुणाल पूरे त्यागी परिवार को मारने में असफल रहेगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए मैंने यादव से कहकर
मुरुगन से वो बॉम्ब खरीदवाया और यादव को आदेश दिया कि वो कुणाल का पीछा करे और सही वक्त देखकर चुपचाप उसके बैग में वो बॉम्ब रख दे, टाइमर लगाकर। और फिर वैसे ही हुआ। कुणाल ये न जानते हुए कि उसके बैग में बॉम्ब है, त्यागी के घर पहुंचा और पकड़ा गया। किंतु जो गोली कुणाल के बंदूक से चली थी वो निर्मल को नहीं लगी। वो दरअसल कुणाल का निशाना चूक गया और वो गोली सामने के पेड़ पे लगी, लेकिन मैंने अपने आदमी से कहकर वो गोली वहां उस पेड़ से निकलवा दी। कुणाल का बैग वहीं त्यागी के बंगले में छूट गया, बॉम्ब विस्फोट हुआ और देवाशंकर त्यागी और उसकी पत्नी मारे गए। लेकिन बॉम्ब विस्फोट से पहले मैं निर्मल को बड़ी सफाई से वहां से निकालने गया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि निर्मल को कुछ हो। मुझे पूरा विश्वास था कि पिता की मौत के बाद जनता की सारी सहानुभूति निर्मल को मिलेगी और वो उस सहानुभूति के फायदा उठाकर इलेक्शन जीत सकता है। निर्मल को बचाना चाहते थे तो फिर निर्मल को गोली क्यों मरवाई आप? यादव की बेवकूफी से। दरअसल निर्मल ने यादव को देख लिया, यादव घबरा गया और घबराहट में गोली चला दी। जब बॉम्ब विस्फोट हुआ तो सारे लोग घबरा कर बंगले की ओर भागे और तभी यादव ने मौका पाकर सिक्योरिटी कैबिन में जाकर गन बदल दी ताकि कुणाल और फंसा चला जाए। और फिर जब निर्मल को होश आया उस समय आप भी वहां उपस्थित थे और आपके कहने पर, आपकी सलाह पर निर्मल ने अपना बयान बदला। तो फिर और क्या करता? पुलिस बुलाओ गुरुजी। मुझे बताओ तुम पर गोली किसने चलाई थी? वो हमारी पार्टी का आदमी यादव। हैरान हो गए? हैरत की बात ये नहीं है बेटे, हैरत की बात तो यह है कि यादव ने तुम्हारे पिता की हत्या मेरे आदेश पर की थी। राजनीति में ना कोई बाप होता है, ना बेटा, ना गुरु होता है, ना शिष्य, बस विजय और पराजय होती है। तुम्हारे राजनीतिक जीवन की नींव डालने के लिए तुम्हारे पिता के प्राणों की आहुति आवश्यक थी। अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। पुलिस को यादव के बारे में बताकर मुझे पकड़वा दो और पार्टी का नाम हमेशा के लिए खराब करके आने वाले चुनाव में अपनी हार निश्चित कर लो। और दूसरा रास्ता यह है, कुणाल श्रीवास्तव का नाम बताकर जनता की सहानुभूति हासिल कर लो और आने वाले चुनाव में अपनी जीत निश्चित कर लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सही फैसला करोगे तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। कुणाल। माथुर साहब, ना मेरी उम्र है ना औकात है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, लेकिन सफेद वस्त्र पहनकर माथे पर तिलक लगाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। ये जो दलदल आपने अपने मन में बनाया है, इसी में आप स्वयं धंस गए। द डिफेंस, रेस्ट चलो। यह अदालत मिस्टर विजय भूषण माथुर को मिस्टर विभाशंकर त्यागी और उनकी पत्नी जया त्यागी के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है और मिस्टर दोरायस्वामी और मिस्टर आत्माराम पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। और रहा सवाल मिस्टर कुणाल श्रीवास्तव का, तो यह अदालत इन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। मैं कुणाल की बहन अर्चना त्यागी का केस एक बार फिर से अदालत के समक्ष लाना चाहूंगा। क्या होगा उससे? नहीं, अगर यह साबित भी होता है कि त्यागी परिवार गुनहगार था, मर चुका है, उनको सजा कौन सुनाएगा? अभी कभी कभी चुप रहा करो जायसवाल।
योर ऑनर, रचना त्यागी को मानसिक रोगी ठहराकर जो सजा दी गई थी, क्या वो दाग हमेशा उनके साथ रहेगा? क्या ये उचित है? क्या ये न्याय है योर ऑनर? यू आर राइट मिस्टर पाठक। इस केस के पहलुओं को देखने के बाद मैं अर्चना त्यागी के आत्महत्या केस को रीओपन करने का आदेश देती हूं, ताकि सच दुनिया के सामने आ जाए। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिस तरह आपने मुझे इंसाफ दिलाया, आप मेरी बहन को भी दिलाएंगे। आपकी वजह से आज कानून पर फिर से मेरा भरोसा जाग गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने एक बार जुर्म इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो भाई बात यह है कि मैं सच बोलूं या झूठ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून हमारे हाथों में केवल एक मोहरा मात्र है। कोई भी सरकार हमें बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख सकती। 15 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा और फिर माथुर, रुकना हमेशा जल्दी में रहता है। कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन अंधे तो आप जैसे भ्रष्ट नेता होते हैं जिन्हें कानून का बल दिखाई नहीं देता। 15 दिन तो क्या 15 वर्षों में भी आप बाहर नहीं आ सकते। और अगर किसी राजनीतिक दांवपेच के कारण बाहर आ गए तो मैं मिलूंगा आपको फिर से उस कलकोठरी में पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान का कानून कोई बेवा के हाथ की चूड़ियां नहीं जो दीवार में पटक दिया टूट गए। जय हिंद। आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस 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 खुस। अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी। कभी न रुकता रे, कभी न थमता रे, गम जो दिखा उसे खुशियों की ठोकर मारे। आंखों ही आंखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए गुड़ 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 गुड़। राज, don't be silly। बहका नहीं रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। वरना ये टैटू क्यों बनवाता तुम्हारे नाम का? पागल हूं ना पागल, तुमने बना दिया मुझे पागल। हे विराज, धमाल किया आज तूने, सच में कमाल कर दिया। की भैया बड़ी थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, स्टार ऑफ वन डे। आज तो तेरी निकल पड़ी होगी स्टेज पे, है ना? होता है, कभी कभी होता है। हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ, साला यहां स्टार बैठा बैठा सड़ रहा है और वहां जूनियर आर्टिस्ट घोड़े पर बैठकर घूम रहा है। Oh God! राजवीर, क्या हो गया इसे? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे? क्या हुआ राजवीर? झूठ बोलना बंद करो तुमने ही मारा राजवीर को। हाँ, इसी ने मारा है इसे। नहीं, 22 लाख स्कोर बना लिया मैंने मिसेस बिलीमोरिया। केडी साहब, ये सुनिए, लॉयर्स में जोक है। एक यूनिवर्सिटी कमेटी नया डीन चुन रही थी। लिस्ट में फाइनली 3 लोग सिलेक्ट किए गए, एक मैथमेटिशियन, एक इकोनॉमिस्ट और एक
लॉयर, और तीनों से एक ही सवाल पूछा गया, 2+2 कितना होता है? अरे 2+2 4 होता है, ये भी कोई पूछने की बात है? एग्जैक्टली, मैथमेटिशियन ने भी यही जवाब दिया। उसके बाद इकोनॉमिक्स से पूछा गया, उसने बोला 4 + -1। फिर आई लॉयर की बारी। लॉयर ने थोड़ा सोचा, फिर उठा और चला, और टेबल के पास आकर सीक्रेटली पूछता है, ये सब छोड़ और बता 2+2 कितना करवाना चाहता है? हो जाएगा। Is this supposed to be funny? It's not a bad joke, sir. It's a good joke. हाँ, मिस्टर रघुवंशी, बैठिए। कहिए मिस्टर रघुवंशी, आप कह रहे थे किसी मर्डर केस के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। अखबार तो पढ़ा होगा आपने कि एक माइम आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट का कत्ल कर दिया। हाँ, पढ़ा मैंने। वो केस मेरी कंपनी का है, इसलिए बहुत गड़बड़ होगी केडी। पेरिस में एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। इट्स वेरी प्रेस्टिजियस असाइनमेंट, और मेरा फाइनलिस्ट जो वहां जा रहा था वो इस केस में फंस गया है। फंस गया है? क्यों कह रहे हैं आप? केडी, मैं विराज को तब से जानता हूं जब वो इस शहर में नया नया आया था। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसे मैंने अपने ऑफिस में काम पे रखा था। चाय बनाने से लेकर सफाई तक वो सारा काम करता था। लेकिन हाँ, उसमें लगन थी, मेहनती था, ईमानदार था। ऐसे कितने मौके आए जब उसने अच्छे होने के सबूत दिए। मिस्टर रघुवंशी, कभी कभी अच्छे लोगों से भी भूल हो जाती है, अपराध कर बैठते हैं। वो विराज की मिट्टी के नहीं बने होंगे। इस लड़के पे मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, आंख बंद करके कर सकता हूँ। जानते हो केडी, इसके लिए मैं कोरे कागज पे भी दस्तखत कर सकता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मैं किसी गलत आदमी के लिए तुम्हें सिफारिश नहीं करता हूँ। मिस्टर रघुवंशी, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी हर बात का मान रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी आपने मुझे इस लड़के के बारे में कहा है, एक बार मैं खुद जांच लूं, उसके बाद केस लेने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं सर, जब मैं वहां पहुंचा तो एक रेड लाइट मेरी आंखों पर फ्लैश हुआ। ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्यों मानूं कि हत्या तुमने नहीं की। सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो फिर मैं दूसरों के सामने उसे मार के खुद को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की बेवकूफी ही क्यों करता? क्रोध में पागल होकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस पर किस बात पर गुस्सा करूं? इसलिए कि वो इतना बड़ा स्टार था? चलिए सर, अगर ये बात भी मान लेते, अगर मुझे उसकी जगह लेनी भी थी, तो फिर भी मैं जीने का काम करता ना सर, ना कि उसे सरेआम मारकर मरने का काम करता। हो सकता है तुम्हें तभी अवसर मिला हो। राजदीप और मैं पिछले हफ्ते एक पार्टी में गए थे। पार्टी से निकलते वक्त भी हम लोग साथ में ही थे। सर, उसने बहुत पी रखी थी, गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। मैं खुद ड्राइव करके उसे उसके घर तक छोड़ के आया। चाहता तो उसे वहां भी मार सकता था, कोई नहीं था वहां। सर, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं क्यों अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इस तरह से खराब करूंगा? आप ही सोचिए ना सर, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप ही बताइए। अगर इसके बाद भी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए सर, क्योंकि बिना विश्वास के सच और झूठ की लड़ाई इंसान नहीं लड़ सकता। ऑनर, ये केस क्या है? ये केस क्यों है? टाइम वेस्ट हो रहा है अदालत का, और कुछ नहीं। ये जो विराज है यहाँ पे खड़ा है, उसने सरेआम राजवीर का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। साफ साफ बात है, साफ सुथरा केस है। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए उसको, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केस के प्रारंभ में ही प्रोसिक्यूटर साहब ने निर्णय सुना दिया। ऐसा करके ये अदालत का मान भंग कर रहे हैं, न्याय को विलीन कर रहे हैं। मैं विलीन नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, विलन जो है उसको अदालत के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप इसका चेहरा देखिए, चेहरा दिखाओ। है कोई पछतावा है योर ऑनर? खून किया है लेकिन फिर भी ना कोई दुख ना कुछ। ऐसा लग रहा है इसके चेहरे को देख के जैसे कोई वैश्याना खुशी मिली हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे मुवक्किल को वैशी नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कहूंगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। क्या है, ऐसे भी मेरे सीनियर का बर्थडे है, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, गिफ्ट वगैरह लेना है। वोंट वेस्ट टाइम। मुद्दे पे आता हूँ योर ऑनर। उस रात की बात करता हूँ जिस रात खून हुआ। विराज अपने मायन के मेकअप में स्टेज पर अकेला था, सिर्फ वो ही था, क्योंकि सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस थी। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा गणेश, म्यूजिशियन गणेश को। इजाजत है। शो खत्म हुआ था और उधर मेकअप रूम के बाहर से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि विराज साबित हो गया विराज के उस मेकअप रूम में तुम अकेले ही गए थे। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेकअप रूम में नहीं गया था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राजवीर को मैंने नहीं मारा है। इनफैक्ट मैं मेकअप रूम के अंदर भी नहीं घुसा था। मैंने बस जब दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था और मेरे आंखों के सामने एक रेड लाइट थी। उसके बाद किसी ने मुझे मेरे सर पे मारा।
फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस जब होश आया तो राजवीर की लाश मेरे सामने पड़ी थी। कल रात को कौन सी फिल्म देखी थी? कहानी अच्छी बना लेते हो तुम पाठक साहब, जैसा वकील वैसा ही मौकिल, दोनों कहानी बनाते रहते हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है। हकीकत है कि तुमने राजवीर को मारा और उसके बाद कुमार ने तुम्हारे सर पे वार किया। एक्चुअली योर ऑनर वो कुमार बचाना चाहता था इसलिए वार किया था और उसके बाद तुम सब भूल गए। लेकिन ये जो भूलने वाली बात है वो एक्चुअली तुम्हारी बीमारी है। योर ऑनर मैं ये साबित कर सकता हूँ, मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है जो ये साबित करेंगे कि विराज को भूलने की बीमारी है और जरा सा कोई शॉक लगे या आघात लगे तो इनका दिमाग जो है वो जीरो हो जाता है, क्लीन स्लेट। मुझे भूलने की बीमारी जरूर है, लेकिन उस दिन मेकअप रूम में कोई नहीं था। उस कमरे में अंधेरा था और एक रेड लाइट थी, इतना मुझे याद है जज साहब। उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गया था। होश उड़ जाएंगे आपके जब मैं साबित कर दूंगा कि आप ही खूनी हो। चाहे पागल होने का नाटक करे, चाहे नींद में चलने का नाटक करे या ये भूलने की बीमारी का नाटक, इससे आप बच नहीं पाएंगे मिस्टर विराज। जरूर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भूलने की बीमारी का ये जो नाटक है वो नाटक ही था, कहीं मर्डर में इस बीमारी का कोई रोल तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल, किस प्रकार के मनुष्य हैं आप? एक बेचारे की बीमारी का आप उपहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहता हूं कि श्री रघुवंशी जी जो इनके शो के प्रोड्यूसर भी हैं और इन्हें बचपन से जानते हैं, वो कटघरे में आए और इनकी बीमारी पर रोशनी डालें। रघुवंशी जी, कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपको विराज की इस भूलने की बीमारी के बारे में कब पता चला? अब एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। हम उसे घर से सामान लाने के लिए भेजते थे तो वो कुछ और ही लेके आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो अपना नाम और पता तक भूल गया और उसके बाद से हम लोगों ने उसके पर्स में नाम और पते का आइडेंटिटी कार्ड बनवा के डलवा दिया ताकि फिर दोबारा कभी ऐसा ना हो। धन्यवाद रघुवंशी जी। योर ऑनर। पाठक साहब, आपके गवाह ने उड़ा दी आपकी हवा। नहीं योर ऑनर, इनके गवाह ने अभी अभी कहा कि भूलने की बीमारी है, तो ये भी तो हो सकता है पाठक साहब के खून करने के बाद ये भूल गया हो कि इसने खून किया हो। चलो याद दिला देता हूँ वो भूली दास्तां। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह सानिया। राजवीर और मैं मेकअप रूम में थे। राजवीर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसे मिलने गई थी। राजवीर के बीमार होने के वजह से विराज को परफॉर्म करने का चांस मिल गया था। परफॉर्मेंस के बाद विराज मेकअप रूम में आया। सानिया जी, अगर मैं ये कहूं कि आपने आपकी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा तो क्या मैं सही हूं? जी। विराज राजवीर से जलता था। उसे लगता था कि राजवीर की वजह से उसे चांस नहीं मिला, और जब चांस मिला तो चांस पे डांस कर लिया, यानी कि राजवीर का कत्ल कर दिया। पाठक साहब, मेरी विटनेस से आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी नहीं, धन्यवाद। सवाल ही नहीं है तो कहां से पूछेंगे। लेकिन योर ऑनर, मेरे पास है बहुत सारे सवाल और बहुत सारे गवाह भी। मेरा अगला गवाह है कुमार, मेकअप मैन। सर, मैं पैसेज से गुजर रहा था तो मैडम की चीख सुनाई पड़ी। मैडम मतलब कौन? सानिया मैडम। सानिया मैडम, ओके। और उसके बाद मैं मेकअप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। राजवीर सर बहुत अच्छे इंसान थे सर, बहुत दिलदार थे सर। ये आदमी एहसान फरामोश है सर। राजवीर जी ने सब कुछ सिखाया उसको तो उनका पैर धो के पीना चाहिए था सर, लेकिन इसने उसका खून पी गया सर। खून पी गया? जी सर, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था सर, इसने अच्छा नहीं किया सर। योर ऑनर, कुमार ने देखा, सानिया ने देखा, कुमार और सानिया ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस इंसान पर खून सवार था। सरेआम, जैसे मैंने पहले भी कहा, गला घोट कर मार दिया और अब कहता कि कुछ याद नहीं। बीमारी का बहाना। वेरी गुड। मर्डर वेपन है ना मेरे पास, वो तो है,
वो तो नहीं कोई भूल सकता। क्या यही है वो मर्डर वेपन कुमार जी? क्या इसी रस्सी से गला घोटकर मारा गया था राजवीर को? हाँ सर, यही रस्सी है सर। योर ऑनर, मैंने ये मर्डर वेपन तो पेश कर दिया। अब मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहता हूँ। इस प्रोडक्शन कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी है कि सारी प्रॉपर्टीज वगैरह वो जमा करके वहां पे बैक स्टेज पे रखे, मिस्टर नरेन। नरेन जी, उस दिन शो वाली रात को जब विराज आपसे मिलने आया तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार में कोई फर्क दिखा था? जी मुझे अच्छी तरह से याद है। विराज उस दिन बहुत एक्साइटेड था और जी होना भी लाजमी है। पहली बार सोलो परफॉर्म करने जा रहा था और जी शो से पहले मुझसे मिलने के लिए भी आया था प्रोडक्शन गोडाउन में। अरे क्या बात है विराज, आज तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे। हम राजवीर की छुट्टी करने के इरादे से आया लगता था। नरेन भाई, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर हो। आप रस्सी तो दे दो मुझे। रस्सी? माइम में रस्सी का क्या करेगा? किसी को लटकाने वटकाने का इरादा तो नहीं है? हाँ? अरे नहीं नरेन भाई, वो एक्ट में एज अ प्रॉप यूज करना है। वो रस्सी को सांप समझने का एक्ट। आप दो ना, इतना सवाल मत करो। कितनी चाहिए? कुछ 4 फुट तक दे दो। 4 फीट। योर ऑनर, अब मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जो मर्डर वेपन, ये रस्सी वही रस्सी है जो विराज ने नरेन जी से मांगी थी गोडाउन में जाकर। योर ऑनर, 4 फीट। पाठक साहब, 4 फीट। मेहरबानी करके ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा कह के ये मत पूछेगा कि फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है इसमें। ग्लव्स पहना था साहब ने। लेकिन योर ऑनर, 2 लोग हैं, कुमार और सान्या, जिन्होंने इनको मर्डर करते हुए देखा। चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। पाठक साहब, अब इससे बड़ा सबूत और मैं क्या पेश करूं? विराज रस्सी को प्रॉप बनाकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। विराज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा किया? उसके हिसाब से तो अच्छा ही किया ना भाई। उसका प्लान था मारना और वो प्लान सफल हो गया तो अच्छा ही हुआ। राइट विराज? कैसा प्लान सर? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं मेकअप रूम में गया था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। मैं तो बेहोश हो गया था। अरे क्या बेहोश हो गया था? बेहोश हो गया था क्यों याद नहीं? सर एक ही एक बात बार बार दोहरा रहा है, खून करके बोल रहा है कि मैं भूल गया। योर ऑनर, अब मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इसी ने खून किया है और उसके लिए मैं डॉक्टर सिन्हा को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कटघरे में। सर साहब को ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो एमनेशिया का मरीज होता है, खून जैसा संगीन जुर्म करने के बाद पूरी वारदात भूल जाए? पॉसिबल? बिल्कुल मुमकिन है। ये बात साबित होती है विराज के मेडिकल रिपोर्ट से। लेकिन मैं उसको क्यों मारूंगा? कोई कारण ही नहीं। सेंसिबल विराज, पहली बार तुमने कोई सेंसिबल सवाल उठाया है। मैं जवाब देता हूँ। योर ऑनर सर, जोरू और जमीन की कहानी तो पूरी हुई। अब मैं आपको विराज एक नई कहानी सुनाता हूँ और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनीष चंद्रा को, जो इस शो के डायरेक्टर भी हैं, जो इनको माइम भी सिखाते हैं और राजवीर और विराज दोनों के बहुत करीब भी रहे। इजाजत है? जी हाँ, राजवीर मेरा बहुत अजीज दोस्त था। हम दोनों ने काफी सारे शोज एक साथ किए। बहुत अच्छा आर्टिस्ट था वो सर, और यही बात इस विराज को चुभती थी। सर पचा नहीं पा रहा था इस बात को। अब सर, कोयले को आप कितना भी चमका लीजिए, कितना भी साफ कर लीजिए, उसके अंदर हीरे जैसी चमक तो नहीं आ सकती ना। सर राजवीर सच्चा कलाकार था। स्टेज पर आता था ना तो आग लगा देता था। पेरिस में होने वाले कंपटीशन में सिर्फ एक आदमी जा सकता था, और तूने राजवीर को अपने रास्ते से हटाकर मार दिया तूने राजवीर को। सर उस दिन मैं मेकअप रूम में गया था, तब मैंने विराज और राजवीर को एक साथ बैठे हुए देखा था। विराज, पैंट की बस सलवटें ठीक करना, टांग खींचने की जरूरत नहीं है। कुछ हासिल नहीं होगा, समझे? राजवीर जैसे स्टार्स बहुत कम पैदा होते हैं और बाकी सबको उनकी छाया में ही जीना पड़ता है। ये बात मान लो और जहां हो ना वहां रहना सीख लो। राजवीर सर, हाँ? इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना, तो ये पैसा, नाम, शोहरत कुछ भी नहीं रहता। कितने आए और कितने गए। जो नहीं गए उन्हें हटा दिया जाता है। जो इंसान बहुत उड़ने की कोशिश करता है ना, वो गिरता भी है, नहीं तो गिरा दिया जाता है।
रेडी है। इतना जहर भरा हुआ था तेरे उन अल्फाजों में। पेरिस में जाने के लिए, कंपटीशन के लिए तूने उसे जान से मार दिया। तूने अपना कैरियर तो खत्म किया ही है और हम सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। योर ऑनर, सबूत, गवाह, मकसद, हथियार, जिस रस्सी से गला घोटा गया, जिसके निशान थे राजवीर के गले पे, वो रस्सी तक, वो फोटोग्राफ्स तक सब मैं पेश कर चुका हूं। अब और कितनी मेहनत करवाएंगे पाठक साहब? पुलिस की रिपोर्ट भी है, पढ़ना चाहेंगे? रिपोर्ट पढ़ चुका हूं जायसवाल साहब। आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। क्या खाते हैं आप? इतनी ऊर्जा है आपके अंदर। आप तो जानते हैं कि ऊर्जा को बांधे न रखें तो यहां वहां फैल कर व्यर्थ हो जाती है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे The case is adjourned till next hearing. केडी, मुझे तुम पे और विराज पे पूरा भरोसा है। पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा मैं। हो सकता है कि विराज के कुछ समय तक स्मृति खो देने के इस रोग के बारे में किसी को जानकारी हो और उसी व्यक्ति ने विराज को मोहरा बनाया हो। तो ये भी हो सकता है कि विराज पर वार होने के बाद वो गिरा, बेहोश हो गया और जब उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। सब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। तू जा वरुण, स्टेज की, उस ऑडिटोरियम की, मेकअप रूम्स की ठीक से तलाशी कर। मुझे लगता है वहीं कहीं ना कहीं छुपी हुई कड़ी तुझे मिलेगी। वरुण, इसी घड़ी का कांच लगता है, शायद चीना चपटी में गिर गया होगा नीचे। कॉन्टैक्ट लेंस, लेकिन इस कलर की आंखें तो किसी की भी नहीं है। मोस्टली अदालत में तो सभी हैं। या तो कोई बाहर से आया होगा। लेकिन लाल लैंप, लाल लैंप? दवे विराज ने कहा था रूम में रेड लाइट थी। रेड लैंप? मैं भी यही सोच रहा हूँ दवे। मर्डर हुआ उस रूम में और रेड लाइट है इस रूम में। कुछ तो चक्कर है। या तो विराज की याददाश्त में लोचा है या फिर कहानी में ट्विस्ट है। सैफायर क्रिस्टल, ऐसे कांच तो केवल महंगी घड़ियों में होती है। किसकी घड़ी का कांच हो सकता है ये? विराज, राजवीर या त्यारे? हो सकती है सर। ये लेंस किसकी आंखों का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वरुण, वो रस्सी तो पुलिस ने जब्त कर ली थी, तो फिर ये रस्सी कहां से आई? क्या दो रस्सियां थी? एक काम कर, घड़ी के इस कांच को किसी घड़ी साज को दिखा और पता कर कि कौन से ब्रांड की घड़ी की हो सकती है। नवीन जी, कृपया कर अदालत को बताएं कि इन दोनों में से वो रस्सी कौन सी है जो आपने उस दिन विराज को दी थी। पाठक साहब, कृपया करके मुझे ये बताइए आप कि आपको रस्सी में इतना रस क्यों है, जबकि मैं साबित कर चुका हूँ कि ये एक रस्सी वही मर्डर वेपन है। फिर क्यों खामखा ये दो रस्सियां दिखाकर गवाह को गुमराह कर रहे हैं, आप उलझा रहे हैं? उलझा नहीं रहा हूं मिस्टर जायसवाल, उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस केस का वो पहलू जो आपको दिखाई नहीं दिया, उसे अदालत के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ तो बताइए, कौन सी रस्सी? जी, ये दोनों रस्सियां एक जैसी हैं, बल्कि एक ही रस्सी के दो टुकड़े हैं। वो 4 फीट का टुकड़ा था जो आपने नई बंडल में से काटकर विराज को दी थी। जी योर ऑनर, उस दिन विराज ने जो शो किया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। प्लीज प्रोसीड।
योर ऑनर, जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में दिखाई पड़ा, जब विराज मंच से नीचे उतरे इनके हाथों में कोई रस्सी का टुकड़ा था नहीं, क्योंकि रस्सी का टुकड़ा मंच पर पड़ा रह गया था। इस केस के प्रारंभ से जायसवाल साहब ने यह सिद्ध किया है कि यही रस्सी का टुकड़ा जो मंच पर पड़ा रह गया था, इसी से हत्या भी की गई। तो फिर मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि दूसरा रस्सी का टुकड़ा आया कहां से? जज साहब से सवाल पूछ के क्या फायदा, जवाब तो मेरे पास है ना? सिंपल सी बात है, विराज ने ही किया होगा टुकड़ा दूसरी रस्सी का, क्योंकि वो जो पूरा बंडल है रस्सी का वो प्रोडक्शन रूम में था और वो विराज को पता था। आपको भी पता होगा कि साक्ष्य और सबूत के बिना कोई तथ्य प्रमाणित नहीं किया जाता। ये नियम तो आप पर भी लागू होता है, तो शांत रहिए। योर ऑनर, मैं प्रमाण नंबर 2 पेश करना चाहूंगा, जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि दूसरी रस्सी का टुकड़ा कहां से आया और कौन लाया। ये किसी की घड़ी का कांच। और ये कांच विराज की घड़ी का नहीं है, क्योंकि इनकी घड़ी इनके बाकी सामान के साथ पुलिस ने जब्त कर ली थी और इस समय पुलिस के अभिरक्षण में है। पहले रस्सी नहीं, सॉरी, पहले दूसरी रस्सी, फिर कांच के टुकड़े, केस के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। क्यों पाप किया? टुकड़े तो आपकी दलील की हो रही है मिस्टर जायसवाल। फिर से बिना बारी के आप बोले नहीं, लेकिन रहना सीखिए, अपनी आदतों को बदलिए। योर ऑनर, मैं कुमार मेकअप मैन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। घड़ी आपकी देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। नहीं, निकालिए ना। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही उत्कृष्ट और बहुमूल्य घड़ी है। तो ये कांच जो है घड़ी का, ये आपने दोबारा डलवाया, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल कांच तो है नहीं। नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चित्र बात है, घड़ी आपकी और आप ही को नहीं पता। सर, ये घड़ी मुझे मनीष सर ने गिफ्ट में दिया था। अगर उन्होंने उसको चेंज करवाया होगा तो उनको पता होगा, मुझे नहीं। मुझे घड़ी पहनने से मतलब, और क्या। पाठक साहब, अपने खुदा पहाड़, उसमें से निकला चूहा और वो भाग भी गया। जायसवाल साहब, मान लीजिए ना आप। योर ऑनर, मेरा तीसरा प्रमाण है ये कॉन्टैक्ट लेंस। एक है, दूसरा लापता। योर ऑनर, ये लेंस हूबहू वैसा ही है जैसा कि विराज अपने शो में उपयोग करते थे, किंतु ये विराज का नहीं है। ये पता लगाना अति आवश्यक है योर ऑनर कि ये लेंस किसका है। ये भी पता लगाना आवश्यक है कि वो रस्सी का वो दूसरा टुकड़ा वो कहां से आया, कौन लाया। प्रतिपक्ष अदालत के सामने समय की मांग रखती है योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। नरेन का कहना है कि उसने नई रस्सी के बंडल से 4 फुट लंबी रस्सी काटकर विराज को दी थी। पुलिस को वहां से जो रस्सी बरामद हुई उसकी भी लंबाई 4 फुट की थी। फिर जो रस्सी का टुकड़ा तुझे मिला वो कहां से आया? पता लगा कि नरेन ने जिस रस्सी के बंडल से टुकड़ा काट के दिया था उसकी कुल लंबाई कितनी है और कौन से ब्रांड की है। ठीक है सर। वो जो लेंस तुझे मिला था उसका डीएनए टेस्ट करवा, पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का है वो। ये तो वही लेंस है, एक केटी के पास है, एक यहाँ। केटी अब मुझे अदालत में घसीटेगा। इधर तो कहीं नहीं। तान्या जी, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं? जी नहीं, कभी नहीं पहनती। ये उस समय आप राजवीर के साथ मेकअप रूम में थी और उनकी हत्या से आप बहुत विचलित भी हुई थी। जी। आपके और राजवीर के बीच संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। राजवीर और मैं करीबी दोस्त थे, शायद उससे भी ज्यादा। It's lovely. You liked it? Yes. खेलो चाबी। मैं? हाँ, obviously. इस नई गाड़ी का मुहूर्त तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। I mean, हमारी शुभ यात्रा
तुम्हारे हाथों से शुरू होनी चाहिए। तो तुम लाइफ में मुझे फर्स्ट प्लेस दे दो। फर्स्ट प्लेस इन माई लाइफ एंड फर्स्ट प्लेस इन माई हार्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब, केस की छानबीन करने के बजाय आप ये विटनेस की पर्सनल बातों के बारे में क्यों जानकारी हासिल कर रहे हैं? क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, मैं समझाऊंगा कि क्या ताल्लुक है। आप कृपया कर मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए अपना काम करिए। हाँ, तो और भी पुरुष मित्र थे आपके सानिया जी, जिनके साथ भी आपकी घनिष्ठ मित्रता थी। हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत है। एक्ट्रेस हूँ तो दोस्ती तो होती ही रहती है। हाँ, लेकिन अपने जीवन का वो विशेष दर्जा आपने केवल राजवीर को ही दिया था। दिया था जी। और बस। योर ऑनर, अब मैं मनीष चंद्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मनीष जी, पिछली सुनवाई में आपकी आंखों की नमी और विराज के प्रति आपके अंदर आक्रोश ने मुझे ये संकेत दिया कि राजवीर जी के साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध थे। यूं कहिए कि सच्चा यार था मेरा, और हम दोनों की पसंदें भी एक दूसरे से काफी मिलती थी। हाँ, पसंद उसी पे आ रहा था। सानिया जी, आप भी सानिया जी को पसंद करते थे जैसा कि राजवीर करता था। जी, सानिया को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, काफी क्लोज है वो मुझसे। किंतु सानिया जी तो राजवीर के साथ क्या हुआ सर? कभी किसी को मुकम्मल चाहा नहीं। हाँ, ये पंक्तियां बहुत पुरानी हो गई हैं मनीष जी, फिर कभी सुन लेंगे। ये बताइए कि आपके प्रति सानिया जी के इस बर्ताव से आपको क्रोध नहीं आया, ईर्ष्या नहीं हुई? स्वाभाविक है ऐसे रिश्ते में, ऐसी प्रेम कहानियों में ऐसा होना। अगर आप मना करेंगे इसका अर्थ ये होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ अक्सर ज्यादा टिकता नहीं है मनीष जी। सर, दुख भी होता था और ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन आजकल देखता और सुनता कौन है? वक्त किसके पास है? स्वीटी, स्वीटी, मेरे साथ डिनर पर बाहर चलोगी? मनीष, तुम कितनी बार एक ही जवाब सुनना चाहते हो? जब तक तुम बोल बोल कर थक न जाओ। तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यू नो, राजवीर मेरे लिए क्या है? अरे मैं जानता हूँ राजवीर तुम्हारे लिए क्या, लेकिन तुमको क्यों नहीं समझ में आता है कि तुम राजवीर के लिए क्या हो? वो तुम्हें यूज करना चाहता है स्वीटी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी राजवीर की एक्स की लिस्ट में शामिल हो जाओ। मुझे शट अप। एक तरफ तुम उससे दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हो। हाउ चीप। भड़का नहीं रहा हूँ मैं तुमको, समझाना चाहता हूँ कि राजवीर तुम्हें यूज करना चाहता है। लिसन, गार्डियन मत बनना, वरना राजवीर से शिकायत कर दूंगी। गेट दैट? हाँ, यही तो दुख की बात है कि इस युग में हर व्यक्ति को समय का अभाव है। सर, राजवीर जैसा भी था ना, यारों का यार था, और सबसे ज्यादा उसे मैं ही समझता था। पाठक साहब, सॉरी, ये नहीं है यारों के यार। जी बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इमोशनल बातें करते करते बातों में से गंगा निकलेगी और उस गंगा से आपके इस क्लाइंट के पाप धुल जाएंगे, गलत सोच रहे हैं। पाप तो गंगा में ही धुलते हैं जायसवाल साहब, बस थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी की आवश्यकता होती है, और ये दोनों आप में नहीं है। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, आपके पाप भी धुल जाएंगे और सारी बातें भी खुल जाएंगी। धोबी घाट का कार्यक्रम शुरू करिए। योर ऑनर, एविडेंस में वो जो कॉन्टैक्ट लेंस रखा गया है वो मिस्टर मनीष चंद्रा का ही है, इस बात को झुटलाएंगे आप? केडी साहब, कॉन्टेक्ट लेंस और मैं, देयर इज नो कनेक्शन। और मेरी तो आंखें भी ठीक है, पास की भी और दूर की भी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। नहीं, किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता था कि आप मेरी बात को झुटलाएंगे, इसी कारण योर ऑनर इनका डीएनए टेस्ट करवाया गया, और इनके डीएनए टेस्ट के अनुसार उस कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर जो आंखों का पानी है वो इनकी डीएनए के साथ मैच करता है। अद्भुत बात है। अब यहां से आगे की कहानी कुमार साहब आकर सुनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस लेंस को मैंने मनीष सर को पहनाया था उस दिन मेकअप रूम में। मैं आपका गेटअप ऐसा चेंज कर दूंगा, कोई पहचान जाए ना सर तो मैं हार जाऊंगा, और मैं हार गया ना तो 5 साल तक तनख्वाह नहीं लूंगा, और अगर जीत गया ना तो ये घड़ी मेरी।
बस अब बाहर आ जाओ, देखो कैसा मजा आता है। मनीष सर के साथ हार जीत लगाया था और मैं जीत गया, और अचानक मनीष सर के हाथ से लेंस गिर गया। एक लेंस मुझे ढूंढने से मिला और एक आपके हाथ लग गया। जाहिर सी बात है ना कि डीएनए मिलेगा ही। अर्थात आप लोगों का रूप बदलने में अपने जो आपके हितकारी हैं, मेहरबान हैं, कदरदान हैं, आप पर उपकार करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें प्रसन्न रखने में आप निपुण हैं। देखिए ना, आपका जितना सालाना वेतन है उससे 5 गुना अधिक मूल्य की घड़ी आपने उनसे भेंट के रूप में प्राप्त कर ली। जी सर। योर ऑनर, अब मैं चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल विराज चंद बातों पर रोशनी डाले। विराज, कृपया कर अदालत को बताइए कि क्या ये रस्सी का टुकड़ा दूसरा वाला आप ही ने प्राप्त किया था या नहीं? नहीं। अदालत ये बात कैसे मान ले कि आपने रस्सी का ये दूसरा टुकड़ा प्राप्त नहीं किया? मैं उस वक्त स्टेज पर था। प्रोडक्शन रूम में जो भी थे आप उनसे पूछ सकते हैं। उनसे पूछो, किनसे पूछो भाई? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हकीकत तो यही है कि तुमने वो रस्सी का टुकड़ा काटा और तुम वहाँ पे अकेले थे, हाँ या ना? नहीं। क्यों भाई, अकेले थे कि नहीं? तुमको ये बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं विराज नहीं हूँ। तुम विराज नहीं हो तो क्या? क्या मैं वरुण। कमाल करते हैं जायसवाल साहब, आपने भी मुझे नहीं पहचाना। क्या नौटंकी लगा रखी है? नौटंकी नहीं, यही सच्चाई है यार। जिस प्रकार से मेरे सहायक वरुण को इस रूप में किसी ने नहीं पहचाना, इन्हें विराज समझ बैठे सब लोग, उसी प्रकार उस दिन हत्यारा भी इसी रूप में था, उसे भी किसी ने नहीं पहचाना था, उसे भी सबने विराज समझ लिया। अब योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हत्यारा कौन है। योर ऑनर, शक्ति नामक रस्सी का यह बंडल, नया बंडल 60 फीट का होता है। यह बंडल जिससे ये दोनों रस्सियां काटी गई थी, इसमें 52 फीट बचे हैं। नरेन ने विराज को जो रस्सी दी थी वो ये है योर ऑनर। इसे आराम से समय लेकर कैंची से काटा गया था, इसीलिए इसके छोर एक समान है। किंतु द्वितीय बार काटी गई ये रस्सी, ये इस कटर से काटी गई थी जल्दी में, इसीलिए इसके छोर तिरछे हैं। योर ऑनर, उस दिन जब विराज नरेन के पास रस्सी लेने गया था, वहां एक और व्यक्ति भी उपस्थित था। अरे नरेन और विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? शो का टाइम हो रहा है, जाओ मेकअप करो फटाफट। और नरेन, तुमने जनरेटर वाले से बात की? अरे नहीं। देखो, इस बार मुझे शो के बीच में लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कर दूं। आता हूं मैं। हाँ। उसके बाद योर ऑनर, मनीष ने उसी बंडल से ये 4 फुट की रस्सी काटी और आगे की योजना भी सोच ली, जिसमें कुमार साहब की वो रूप बदलने वाली कला भी शामिल थी। शो समाप्त होने के पश्चात विराज अपने मेकअप रूम की ओर बढ़े, तब राज, तुम इसलिए बहका नहीं रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। वरना ये टैटू क्यों बनवा था तुम्हारे नाम का? पागल। ना पागल, तुमने बना दिया मुझे पागल। ए विराज, कमाल किया तुमने यार, धमाल कर दिया। तो वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, कीप इट अप, ओके, ऑल द बेस्ट। तेरे को इतना जोर से बोला था मारने को? हाँ? चल।
गॉड! राजवीर, क्या हो गया इसे? झूठ बोलना बंद करो तुमने ही मारा राजवीर को। हाँ, इसी ने मारा है इसे। जज साहब ये सब झूठ है। केडी साहब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। झूठ है ये सब। केडी साहब, झूठ के बुनियाद पर आप शरीफ लोगों को नहीं फंसा सकते। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, इस कटर की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है और वो रिपोर्ट कहती है कि इस पर जो उंगलियों के निशान पाए गए वो आपके हैं, मनीष जी। अब मैं ये भी सिद्ध किए देता हूं कि उस दिन माइम का रूप धारण करके मनीष जी ही आए थे वहां। यहाँ योर ऑनर, इनके सर पर जो चोट का निशान है यहाँ, ये कुमार साहब के इनके सर पर गमला मारने के कारण से हुआ है। और जिस समय कुमार ने इनके सर पर गमला मारा था उसी समय पर इनके आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकलकर फर्श पे गिर गया था। उसी समय इनके घड़ी का कांच भी निकल के फर्श पे गिर गया था जब ये विराज को घसीट कर मेकअप रूम में लाए थे। साहब ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। सच है ये सब कुछ मनीष जी। मनीष, तुमने मेरे राजवीर को मार डाला। I hate you. I just hate you. उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ना मैंने तुम्हें कभी प्यार किया था और ना करूंगी। तुम खूनी हो। You are a murderer. हाँ, मैंने मारा राजवीर को। और उसे मारने में मेरी मदद कुमार ने की। सानिया, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था, तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता था। मेरा प्यार तो तुमने कभी समझा ही नहीं। हमेशा मुझे दुत्कारती रही, इसलिए मार दिया मैंने उस कमीने को। मार दिया मैंने उसको। डिफेंस, यह अदालत मनीष को राजवीर की हत्या में दोषी पाते हुए और कुमार को सबूतों के साथ छेड़खानी करने के कारण फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर विराज को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।